हिंदी का बैच स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कांस्टेबल से लेके आईएएस और पीसीएस सभी में आता हुआ है। जैसे हम यूपी पुलिस की बात करते हैं, यूपी पुलिस में 4 क्वेश्चन होते हैं, आपका हिंदी होता है, जीएस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, चारों से लगभग 40-40 क्वेश्चन आते हैं। और ओवरऑल जो है आपको मेरिट जो है आपकी ओवरऑल लगती है, सेक्शन बाय कट ऑफ नहीं होती है। उसी तरीके से आपका यूपीएसआई होता है, यूपीएसआई में भी 40-40 क्वेश्चन आते हैं चारों क्वेश्चन से, लेकिन यूपीएसआई में चारों क्वेश्चन को क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर चारों क्वेश्चन क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे। उसी तरीके से आपका आरओ है, एआरओ है, अपर पीसीएस है, अपर पीसीएस में प्री में भी हिंदी आती है, क्योंकि सीसेट के पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। आपका जो मेंस है, मेंस में आपकी 150 नंबर की हिंदी आती है। उसी तरीके से जो आपका आईएएस का पेपर है, आईएएस के पेपर में मेंस में 9 पेपर आते हैं। 9 पेपर में से एक हिंदी का और इंग्लिश का पेपर होता है। अगर हिंदी और इंग्लिश का पेपर बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो बाकी के जो 7 पेपर वो चेक रह पाते हैं, इसलिए दोनों पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसलिए यह सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण आज हम हिंदी के बैच को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम जो हिंदी का बैच स्टार्ट करते हैं वो वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्ण या अक्षर क्या होता है। वर्ण या अक्षर की हम बात करें तो ये जो भाषा है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे आपका वर्ण, वर्ण में क, ख, ग, घ, तो ये क्या हो गया? आपके वर्ण हो गए हैं। वर्ण से क्या बनता है? आपके शब्द बनते हैं। जैसे मैं कह दूं, जैसे मेरा नाम कल्पना है, तो इसमें कल्पना एक आपका शब्द बन गया है। अगर मैं देखूं कल्पना में कितने वर्ण हैं, तो क, अ, ल, प, आ, न और आ, यानी कि इतने वर्ण से मिलकर एक शब्द बन गया है कल्पना। अब ये जो शब्द है, इस शब्द से मैं एक वाक्य, सबसे क्या बना? वाक्य। जैसे मैं कह दूं कल्पना पढ़ाती है, पढ़ाती है, तो क्या हुआ? एक वाक्य बन गया, एक वाक्य बन गया। अब इस वाक्य से क्या हुआ? ये वाक्य कौन सी भाषा का है? कौन सी भाषा का है? ये वाक्य क्या हुआ? हिंदी भाषा का है। तो इस तरीके से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? आपकी वर्ण कहलाती है। अब आता है आपकी वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णमाला में क्या है कि वर्णों के क्रम से या व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपका इंग्लिश के शब्दों से लेके देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं ए, जेड, क्यू, एफ, आर, क्या ये वर्णमाला है? वर्णमाला है नहीं है? ये वर्णमाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लगी हुई है। तो इसलिए ए, बी, सी, डी, ई, जेड, तो ये क्या हुई? वर्णमाला हुई। तो इस तरीके से जो वर्ण है, वर्णों को एक समूह में लगाना, एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाना, सिस्टमेटिक तरीके से लगाने को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में जो हमारे वर्ण है वो 52 हिंदी में वर्ण आते हैं। अब ये जो 52 वर्ण है इसकी पूरी तालिका बना ली है, 52 वर्ण की पूरी तालिका बनाई हुई है। जैसे वर्ण आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके स्वर जो कि आपके 11 है, दूसरे हैं आपके व्यंजन जो कि कितने हैं? 41। अब ये जो स्वर है, स्वर ये 2 टाइप के होते हैं। अभी मैं अलग से स्वरों का पूरा एक चार्ट बनाऊंगी, उच्चारण के आधार पर कैसे होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कैसे होते हैं, वो हम अलग देखेंगे। तो ये जो स्वर है ये 11 है। इसमें सबसे पहले कैसे आते हैं? ये हर्ष स्वर, दूसरे हैं दीर्घ स्वर। अब हर्ष स्वर कौन से स्वर होते हैं? ये वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर भी कहते हैं। और ये जो हर्ष स्वर है ये
अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, द्विगुण और या उच्छिपित व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। तो वो स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो जीवा है वो मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। कंठ से लेकर होठों तक जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ध्वनि निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक ही डेफिनेशन को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए या जीवा जो कंठ से लेकर होठों तक जिनका उच्चारण करने में आपकी ध्वनि निकलती है उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये जो है का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक कितने हैं? ये आपके 25 हैं जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके उष्ण व्यंजन। तो वो उष्ण व्यंजन एक ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने से जो ध्वनि है वो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न करती है। या तो हम घर्षण कहते हैं या हम रगड़ कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता ये कि हाँ हीट निकल ली है या ये वाली साउंड निकल ली है, ये बहुत माइनर डिफरेंस होता है। इस बहुत माइनर डिफरेंस के आधार पर यानी कि जब हम ध्वनि निकलती है तो वो क्या करती है? रगड़ खा के हीट उत्पन्न करती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये 4 हैं ये वाले। दूसरे हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं। ये कितने हैं आपके? ये भी 4 हैं। अगला नंबर आता है आगत व्यंजन। देखो आगत व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके नीचे ये बिंदु सा लगा रहता है। और ये बिंदु सा क्यों लगा रहता है हल्का सा इसमें बताऊंगी। आपकी हिंदी भाषा में लगभग 5000 शब्द दूसरी भाषा के हैं और सबसे ज्यादा भाषा के शब्द मिलेंगे आपको फारसी के, क्योंकि जो मुगल थे, मुगलों ने बहुत लंबे समय तक लगभग 300 सालों तक भारत में शासन किया था और उनकी जो दरबारी भाषा थी वो अरबी थी, सॉरी फारसी थी। तो आपके हिंदी में सबसे ज्यादा शब्द मिलते हैं फारसी के शब्द मिलते हैं। जब हम शब्द वाला टॉपिक करेंगे उसमें बताऊंगी कौन कौन से शब्द होते हैं। तो दूसरी भाषा के शब्दों का जब हिंदी में उच्चारण किया जाता है तो उनमें वही साउंड देने के लिए जो उस भाषा में आती है उनके नीचे ये बिंदु लगा देते हैं। ये बिंदु लगा देते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? नुक्ते कहते हैं। नुक्ते, नुक्ते कहते हैं। जैसे जरा, जरा साउंड निकल रही है। जैसे फरा, फरा, जेब्रा, लेजर। तो क्या हुआ? दूसरी भाषा के शब्दों का हिंदी में उच्चारण करने के लिए और वही उच्चारण करने के लिए जो उस भाषा में आता है तो उनके नीचे एक बिंदु लगा देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? नुक्ते कहते हैं। ठीक है। अगले आते हैं आपकी, इन्हें द्विगु व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें उच्चमित व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें गौण व्यंजन भी कहते हैं। और ये 2 हैं। ये गौण व्यंजन 2 कौन से हैं? जिसमें ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा पहले झटके से ऊपर जाती है और फिर झटके से नीचे आती है, ऐसे व्यंजनों को उच्चपित व्यंजन या द्विगु व्यंजन या गौण व्यंजन कहते हैं। जैसे पढ़ना, सड़ना। तो जीभ कैसे गई? पहले झटके से ऊपर गई और फिर नीचे आती है। तो ऐसे व्यंजन को हम क्या कहते हैं? द्विगु व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब हम जो स्वर है स्वर का वर्गीकरण करेंगे। पहले स्वर का पूरा वर्गीकरण एक्सप्लेन करेंगे डीप में, फिर आपका जो व्यंजन है उसका सही से वर्गीकरण करेंगे पूरा डीप में। अब हम देखते हैं कि जो हिंदी स्वर है, हिंदी स्वर का जो वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, दूसरा है उच्चारण के आधार पर और तीसरा है जाति के आधार पर। स्वरों उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है मूल स्वर। ये जो मूल स्वर है ये 4 है।
ये चार, 1 2 3 4, ये चार है और इन्हें मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण बिना किसी स्वर के हुआ है, बिना किसी स्वर के हुआ है, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। और ये कितने हैं आपके? चार हैं। जैसे है आपका अ, ई, उ और ऋषि, तो ये आपके चार हो गए हैं। दूसरे हैं संधि स्वर। संधि का मतलब जो होता है, संधि मेल करना, है ना, मेल करना या संयोग करना। और ये कितने हैं? ये 7 हैं। कैसे मेल करना? जैसे हमने आ का आ से मेल किया तो क्या गया? अ, ई ई, उ उ, आ ई ए, आ ए, आ उ ओ, आ उ औ। तो ये कितने हो गए? मेल करने से बने हैं ना, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। और ये कितने हैं आपके? 7 हैं। दूसरा देखते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और लुप्त स्वर। हर्ष स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या जो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण होता है। तो ये कितने हैं आपके? 4 हैं, आ, ई, उ और ऋषि। ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। और ये कितने हैं आपके? उच्चारण के आधार पर ये आपके 3 हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण 2 मूल स्वरों के मेल से होता है या जिनका निर्माण 2 मूल स्वरों के मेल से होता है, उनको हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपके? ये कितने हैं? 3 हैं। अगले नंबर पर आते हैं आपके संयुक्त स्वर। तो वो संयुक्त स्वर भी एक प्रकार के दीर्घ ही स्वर हैं, दीर्घ स्वर है। इसमें ये अंतर है क्योंकि इनका निर्माण एक ही वर्ग के स्वरों से हुआ है। एक वर्ग के स्वर है, आ का आ से, ई का ई से, उ का उ से, लेकिन इनका जो निर्माण है 2 भिन्न प्रकार के स्वरों से होता है। भाई एक क्या है? मूल स्वर है ना, तो 2 भिन्न प्रकार के स्वरों से जिनका निर्माण होता है उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। लेकिन ये भी एक प्रकार के क्या है? दीर्घ स्वर है। एक प्रकार के क्या है? दीर्घ स्वर है। इनकी एक मात्रा होती है, हर्ष स्वर की क्या होती है? एक मात्रा होती है। अभी हम मात्रा में बात करेंगे। जो दीर्घ स्वर है इनकी 2 मात्रा होती है और जो संयुक्त स्वर है इनकी भी 2 मात्रा होती है। ठीक है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? इनका निर्माण एक ही वर्ग के स्वरों से हुआ है और इनका निर्माण 2 भिन्न वर्ग के स्वरों से हुआ है। इसलिए जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर को हम सजातीय भी कहेंगे। सजातीय, सजातीय क्यों कहेंगे? क्योंकि एक ही प्रकार की जाति के से निर्माण हुआ है। इन्हें हम विजातीय कहेंगे। संयुक्त को विजातीय क्यों कहेंगे? क्योंकि इनका निर्माण 2 भिन्न प्रकार के स्वरों से हुआ है या अलग अलग वर्ग के स्वरों से हुआ है। तो इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका लुप्त स्वर। लुप्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में तिगना समय लगता है, जैसे ओम का उच्चारण करना या किसी को बुलाना या किसी को पुकारना। तो उनमें क्या होगा? यानी कि इनकी क्या होगी? इनकी 3 मात्रा होती है। तिगना समय लगता है, 3 मात्रा होती है और इनको हम लुप्त स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण ओम के उच्चारण में किया जाएगा, किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है। तो इस तरीके से उच्चारण के आधार पर ये 4 भागों में बांटे जाते हैं। अगले है जाति के आधार पर। जाति के आधार का मतलब है जो एक ही जाति के होंगे तो सजातीय होंगे, जो भिन्न जाति के होंगे वो विजातीय होंगे। जैसे आपके जो दीर्घ स्वर है वो क्या है? ये दीर्घ स्वर जो उच्चारण के आधार पर वो सजातीय है और ये जो आपके संयुक्त स्वर है ये क्या आपके विजातीय है, क्योंकि ये 2 अलग वर्ग के स्वरों से जिनका निर्माण हुआ है। तो इस
किसी बिना स्वर के की सहायता से हुआ है, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। संधि स्वर जिनका निर्माण संयोग से या मेल से हुआ है, ये आपके साथ है। उच्चारण के आधार पर आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और लुप्त स्वर, इनकी एक मात्रा होती है, इनकी दो मात्रा होती है, इनकी भी दो मात्रा होती है और इसकी तीन मात्रा होती है। इन्हें सजातीय कहते हैं क्योंकि एक ही जाति के से निर्माण हुआ है। इनको विजातीय कहते हैं क्योंकि दो भिन्न प्रकार के वर्णों से इनका निर्माण हुआ है। और इन्हें लुप्त कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं। मात्राएं कैसे होती हैं? तो जो स्वर है, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय उनके साथ जो स्वर जोड़े जाते हैं, तो उस समय स्वर के जो बदले हुए रूप को है हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, जो हमारे स्वर हैं, स्वर कितने हैं आपके? 11 हमारे स्वर हैं, लेकिन जो मात्राएं हैं, मात्रा कितनी है? मात्रा 10 है। ठीक है, दूसरी चीज, जो मात्राएं हैं वो केवल किसकी होती हैं? स्वर की मात्राएं होती हैं, और जो व्यंजन है, व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अब ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने चार्ट दे दिया है, क्योंकि ये जो जितने भी वर्णमाला है, आप संधि तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको वर्णमाला अच्छे से तैयार हो। अगर वर्णमाला अच्छे से तैयार नहीं है तो संधि नहीं हो पाएगी। इसलिए इन मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये जैसे पहले है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे ये क्या है आपका क, ये क्या है आपका व्यंजन है। इस व्यंजन में स्वर जोड़ दिया तो क्या हो गया? क। हम क्या बोलते हैं? क, क्योंकि इसकी साउंड इसके साथ आती है। अब है आपका अ, इसकी ये मात्रा है, इसके साथ जब हम का के साथ आ जोड़े तो क, क्या होगा? थोड़ा सा उच्चारण यहाँ पे क्या होगा? खिंचाव उत्पन्न होगा, तो थोड़ा सा तेजी के साथ उच्चारण होगा। जैसे है करवट, का से काला, काला, काका, तो ये क्या होगी? अब है आपका ई की ये मात्रा है। जैसे का के साथ हमने ई जोड़ा तो क्या होगा? की, किताब, किला। जैसे ही ई की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया? की। जैसे कीमत, ऊ की ये मात्रा है तो क्या हो गया? कु। जैसे कुआ, कुत्ता। बड़ा ऊ, इसकी ये मात्रा होगी है, इसके साथ हम जोड़ेंगे तो जैसे होगा कु। जैसे कुआ। ऋषि, ऋषि की ध्यान रखना ये मात्रा है और इसका मतलब आधे रह से होता है। ये आपकी संधि में काम आएंगे। जैसे है का के साथ हमने ऋषि जोड़ा तो ये क्या हो गया? जैसे कृष्ण, कृपा। ठीक है, अब है आपका ए पे केवल एक मात्रा आएगी और जहां ये होगा उस पे दो मात्रा आएंगी, तो ये क्या हो गया? के। जैसे केवट। ए यानी कि के, जैसे कि कैलाश। अगला है ओ, इसकी मात्रा है का के साथ ओ जोड़ा तो क्या हो गया? कोयल। जैसे है औ, इसके साथ का के साथ औ जोड़ा तो क्या हो गया? को। जैसे है कुआ, कौन। तो ये क्या है? आपकी स्वरों की मात्राएं हैं। ध्यान रखना, स्वर आपके 11 हैं लेकिन मात्रा आपकी 10 है। मात्राएं केवल स्वर की होती हैं, व्यंजनों की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो ये पूरा चार्ट आपको पूरे का पूरा जो संधि है उसमें काम देगा, इसलिए अच्छे से तैयार करना। अब हम देखते हैं जो हिंदी है, हिंदी में जो व्यंजन 41 व्यंजन है। 41 व्यंजनों को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले है हिंदी के व्यंजन, जो हिंदी के व्यंजन है वो 33 है और जो अन्य व्यंजन है वो आपके 8 है। हिंदी के व्यंजनों को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका उष्ण व्यंजन। जो आपका स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकलता है, साउंड निकलती है, ऐसे
5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इनका जैसे आपके का वर्ग का उच्चारण कंठ से होगा, चा का तालु या तालव्य से होगा, टे का मूर्धन्य या मूर्धन्य से होगा, और दे का दंत्य से होगा, पे का होठ से होगा। अब जैसे इनका कंठ, कंठ से कैसे उच्चारण होगा, मैं एक छोटा सा मैप बना के देखती हूँ। ये जैसे हमारा गला है ना, और ये हो गया है ना, ये हमारा इस तरीके से, ये हमारा क्या होगा कंठ। स्पर्श व्यंजन में सबसे पहले कौन सा वर्ग आएगा, का वर्ग। का वर्ग का उच्चारण किससे हो रहा है, कंठ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। तो ये सबसे पहले किससे हुआ उच्चारण हमारा, कंठ, कंठ से। जैसे आप बोल के देख सकते हैं, क ख ग घ ड, कहां से साउंड निकली है, कंठ से। तो सबसे पहले यानी कि इनका उच्चारण कहां से होगा, कंठ से। दूसरा है चैवर, चैवर का उच्चारण किससे हो रहा है, तालु या तालव्य। तालव्य का मतलब है मुंह की भीतर की छत का पिछला भाग, जो आपकी पिछला भाग है, जीभ किसको टच करेगी, छत का पिछले वाले भाग को। छत का पिछला वाला भाग कौन सा हो गया आपका, तालव्य। तालव्य जैसे आप करके देखना, तालवा जल गया गर्म खाने से, तो ये क्या, मुंह के ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, तालव्य। जैसे आप देख रहे हैं ना, च छ ज झ य, इसे अय्या कहते हैं, अय्या अय्या। ये वाला सवाल पीसीएस सी सेट वाले पेपर में आया था 19 वाले में, 2019 में। तो ये यानी कि इसका उच्चारण कहां से होता है, तालव्य से। तो मुंह के भीतर की छत का पिछला वाला भाग। अगला है आपका मूर्धन्य। मूर्धन्य होता है जो मुंह के भीतर की छत का अगला वाला जो पार्ट होता है, अगला वाला पार्ट, जैसे ट ठ ड ढ य। तो जीभ कहां टच कर रही है, मुंह के भीतर की छत के अगले वाले पार्ट को। अगला है दंत्य। दंत्य का मतलब है, दंत्य का मतलब है कि जो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण दांतों के निकट आने से होता है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहेंगे, दंत्य व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे त थ द ध न। तो क्या हो रहा है, दांतों के, जीवा किसको टच कर रही है, दांतों को टच करने से जिनकी साउंड निकलती है उनको हम क्या कहते हैं, दंत्य कहते हैं। अगला है पैवर्ग। दंत्य हो गया। अगला है आपका पैवर्ग। पैवर्ग में ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण होठों के निकट आने से होती है, या जिनके उच्चारण में जो होठ है गोलाकार बन जाते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, पैवर्ग में रखेंगे। जैसे है पै, फै, बै, भै, मै। तो क्या हो रहा, होठों के निकट आने से, होठों के निकट आने से हो रहा है, जिनका उच्चारण किया जाता है उनको हम क्या कहेंगे, पैवर्ग में रखा जाता है। ठीक है। तो मुंह के विभिन्न भागों को टच करके जिनसे साउंड निकलती है उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये 25 है, का से लेकर मा तक, जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला वर्ग आता है अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं, अंतस का मतलब है जो स्वर और व्यंजन के मध्य के हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य के हैं, जिनके उच्चारण में जितने भी व्यंजन हैं उनकी कंपेयर में सबसे कम समय लगता है, इसलिए इन्हें अंतस व्यंजन कहते हैं। इसमें से जो आपका ये और वह है उनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी आपके व्यंजन हैं उन व्यंजनों में सबसे कम समय जो लगता है वो ये और वह करने में लगता है। तो इस तरीके से अंतस व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, प्लस जो स्वर और व्यंजन के मध्य के होते हैं, ऐसे व्यंजनों को अंतस व्यंजन कहते हैं। अगला आता है
और जो सबसे ज्यादा शब्द मिलेंगे आपको फारसी भाषा के मिलेंगे। तो दूसरी भाषा के शब्दों का जब हिंदी में उच्चारण किया जाता है, हिंदी में उच्चारण किया जाएगा, तो उनमें वही साउंड देने के लिए जो आपकी उस भाषा में आती है, तो उनके नीचे हम एक बिंदु लगा देते हैं। ये क्या लगा देते हैं? बिंदु लगा देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? नुक्ते कहते हैं। इन आगत व्यंजन को ग्रहित व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि हमने दूसरों से ग्रहित किए हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ग्रहित व्यंजन भी कहते हैं। ये जो बिंदी लगी हुई है इसको हम नुक्ते कहते हैं। जैसे है आपका जरा, डिफरेंट साउंड आ रही है, फरा, फोरन, जेब्रा, लेजर, तो डिफरेंट साउंड आ रही है। तो ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? व्यंजनों को क्या कहते हैं? आगत या ग्रहित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला आता है उच्चपित व्यंजन या द्विगु व्यंजन या गौण व्यंजन। गौण व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा पहले झटके से ऊपर जाएगी और फिर झटके से नीचे आती है, तो ऐसे व्यंजनों को उच्चपित, द्विगु या गौण व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पढ़ना, 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 सड़ना, तो जीवा क्या गई? पहले झटके से ऊपर गई और फिर नीचे आई। ढोलक, तो जीवा पहले ऊपर गई और फिर नीचे आई। ये जो उच्चपित व्यंजन है, इनको ये जो टय वर्ग है, इस टय वर्ग में रखा जाता है, इसमें रखा जाता है, क्योंकि इसमें कौन सी साउंड आती है? वही साउंड आती है जो मूर्धन्य में आती है, तो इसलिए हम इसे किसमें रखते हैं? टय वर्ग में रखते हैं। तो उच्चपित व्यंजन समझ में आ गया, तो जिनमें जीवा झटके से पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। अगले हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका निर्माण दो व्यंजनों से होता है, ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और ये 4 हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखना, अधिकतर बुकों में दिया हुआ वो बहुत ज्यादा मिस्टेक है, क्योंकि अधिकतर बुकों में क्या चला? कॉपी पेस्ट चलता है, प्रॉपर तरीके से कोई बुक दिखाई नहीं देती है। तो ये 4 है। जैसे इसका जो निर्माण है 6, छत्रे वाले 6 का जो निर्माण है, इसमें का आधा होगा और ये शा पूरा होगा। जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी में जय आधा होगा, यह अय्या पूरा होगा, उसके नीचे हलंत नहीं होगा, इसके नीचे भी हलंत नहीं होगा, लेकिन का के नीचे हलंत होगा, जा के नीचे हलंत होगा। त्रा, इसमें ता के नीचे हलंत होगा, रा के नीचे हलंत नहीं होगा, इसमें शा के नीचे हलंत होगा और रा के नीचे हलंत नहीं होगा। तो ये कौन से हैं आपके? संयुक्त व्यंजन है, जो 4 है। ये मैचिंग करने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है? व्यंजन है, जिन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो 2 2 4 और 4 8, तो 8 ये हो गए हैं 25 और 4 और 4 ये कितने हो गए आपके? 33 हो गए। तो हिंदी के 33 व्यंजन है और अन्य व्यंजन में 8 व्यंजनों को बताया गया है, जो कि आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला के भेद और व्यंजनों के भेद दोनों को देखते हैं। वर्णमाला के 2 भेद हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, एक है सहघोष और दूसरा है अघोष। सहघोष वो होते हैं जिनके उच्चारण करते समय जो आवाज है, आवाज क्या जाती है? भारी हो जाती है। उच्चारण करते समय आवाज कैसी हो रही है? भारी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? सहघोष कहते हैं। इसमें क्या है कि जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां है, हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग थे, 5 वर्ग का 5 वर्गों में से तीसरा, चौथा और 5वां किस में आएंगे? सहघोष में आएंगे। यानी कि उनका उच्चारण करते हुए जो आवाज है आपकी क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी। जैसे है ग, घ और ड, तो आवाज कैसी हो रही है
व्यंजन कहते हैं। और ये क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे आपका का, ग और ड किसमें आ रहे हैं? अल्प प्राण में आते हैं। और आपके जो अंतस व्यंजन है वो 4 है, य है, ल है, वो भी किसमें आएंगे? आपके अल्प प्राण में आएंगे। अगले हैं आपके महाप्राण। महाप्राण का मतलब है ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय अधिक ऊर्जा खर्च होती है, अधिक ऊर्जा खर्च होती है, उनको हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और इसमें क्या होगी? है की साउंड आती है। इसमें है की साउंड नहीं आती और इनमें आती है। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि ख और ग, प्रत्येक वर्ग का, मतलब एक का एग्जांपल, एक वर्ग का एग्जांपल दिया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा किसमें आएंगे? महाप्राण आएंगे। प्लस आपका उष्ण व्यंजन, कितने हैं आपके उष्ण व्यंजन? 4, यानी कि जो उष्ण व्यंजन है चारों, वो भी किसमें आएंगे? आपके किसमें आ जाएंगे? आपके महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में कम ऊर्जा खर्च होती है और है की साउंड नहीं आती है, इसमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है और है की साउंड आती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये किसमें आएंगे? आपके अल्पप्राण में आएंगे, प्लस अंतस व्यंजन। अगला इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण में आएंगे, प्लस उष्ण व्यंजन भी इसी में आएंगे। वर्णमाला के बीच में सैघोष और एघोष। सैघोष यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो आपकी आवाज भारी हो जाती है उन्हें सैघोष कहते हैं, और जिनका उच्चारण करते समय आवाज भारी नहीं होती है उन्हें एघोष कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सैघोष होगा, अंतस व्यंजन भी सैघोष होंगे, उष्ण व्यंजन में है साउंड जो होगी सैघोष होंगे। और इसमें आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और उष्ण व्यंजन ये तीनों एघोष में आएंगे। ये मैंने एग्जांपल में दे दिया है, पहला और तीसरा एघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा सैघोष। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके वर्णमाला के और व्यंजन के भेद होते हैं। आगे एक चीज और आती है, हम पढ़ते हैं जैसे एक हलंत क्या होता है, रैफ क्या होता है, ये जो छोटे 2-3 चीजें ये नोट देख लेते हैं। चंद्र बिंदु क्या होता है, चंद्र क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, इनको देख लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले अगर हम देखते हैं, सबसे पहले आपका आता है एक हलंत। हलंत का मतलब है जब 2 वर्णों को जोड़ते हैं, तो 2 वर्णों को जोड़ने में जो असुविधा उत्पन्न होती है उसको हलंत कहते हैं। यानी कि उसके नीचे क्या होता है, हम एक टेढ़ी सी लाइन खींच देते हैं, ये टेढ़ी सी लाइन खींच देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। जैसे है पद्मा। पद्मा, अब हम देखते हैं कि पद्मा कितने वर्ण से बना है। इसमें प प्लस ए प्लस द प्लस मैं प्लस आ। ठीक है, अब क्या हुआ? प की ये स्वर है, ये इसके साथ जुड़ गया तो ये पूरा हो गया। द के साथ कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसके नीचे हमने क्या किया? एक टेढ़ी सी लाइन खींच दी। ये आ किसके साथ जुड़ गया? मैं के साथ जुड़ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? टेढ़ी सी लाइन को हलंत कहते हैं। कहने का मतलब है जब 2 वर्णों को जोड़ने में असुविधा उत्पन्न होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। अगला है, एक और आता है रैफ। रैफ क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक ऐसे इस तरीके से टेढ़ी सी लाइन देखी होगी आपने, टेढ़ी सी लाइन। जैसा आप देखते हैं गरम, धरम, करम, ये जो टेढ़ी सी लाइन देखते हैं, ये जो टेढ़ी सी लाइन है इसको हम रैफ कहते हैं। रैफ, ये जो रैफ है इसका मतलब है आधे रह से, आधे रह से। तो ये जो चीज है इसे रैफ कहते हैं। जैसे धर्म, करम है ना, तो ये सारे सब जो है, अब गरम, तो ये इस चीज को हम क्या कहते हैं? रैफ कहते हैं। अगला एक है विसर्ग। एक और आता है अपना विसर्ग। विसर्ग का ये आपकी 2 बिंदी से लगाई जाती है, 2 बिंदी से लगाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जो आपके स्वर है, स्वर के बाद ये 2 बिंदी से लगाई जाती है। दूसरा ये जो विसर्ग लगा
अतः, तो किसकी साउंड दे रहे हैं? है की साउंड दे रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वर्णमाला कंप्लीट होती है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और ये जितने भी आपके एग्जाम में सब में मदद करेगा, इसलिए इसे बार-बार देखने की कोशिश कीजिए और जिसमें आपको मदद मिल सके और सारे एग्जाम आप क्रैक कर सकें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।